मैक्सिमम लोग ये बोलते हैं कि भाई एफएनएसी कराने से या बायोप्सी कराने से ये कैंसर बहुत स्पीडली स्प्रेड होने लगता है। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए हमारे ब्रिज में तो तंबाकू, गुटखा, मसाला, बिस्तर, सुपारी यही चीजें बहुत ज्यादा चलती हैं। अच्छा। तो हमारे पास अभी भी ओरल कैंसर जो है ना, जी। वो सबसे ज्यादा है। जो लोग सिगरेट और तंबाकू नहीं भी लेते हैं उनको भी कैंसर हो जाता है। तो उसमें हमारे दिनचर्या में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो होने की संभावना, रिस्क फैक्टर ज्यादा क्रिएट करते हैं? वो है सबसे पहले कि खाना निकलने में दिक्कत होने लगना, जी। जो ओरल कैंसर से रिलेटेड है। जी। आपको बोलने में समस्या होने लगना, कान में दर्द होना, ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण है। मेन कारण क्या है हमारे कैंसर होने के? इसमें मतलब हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर फैमिली हिस्ट्री में कहीं पर भी है तो वी शुड बी इन अलर्ट मोड। डेफिनेटली। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे चैनल डॉक्टर स्टॉक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर भावना शर्मा, जो मथुरा में शीला मेमोरियल हॉस्पिटल में की ओनर हैं और कैंसर पर पिछले काफ़ी समय से ये काम कर रहे हैं। तो नमस्कार मैम, स्वागत है आपका मेरे शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी। थैंक यू। मैम, छोटे से जैसे कैंसर अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ड है और अधिकतर लोग इस चीज़ को देख करके डर जाते हैं। नाम सुनते ही लोग बहुत डर जाते हैं। तो मेरा सबसे पहली जो स्टार्टिंग है वो ये है कि कैंसर एक्चुअल में है क्या? जैसे कि किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए ईंटों की जरूरत होती है, जी। ऐसे ही बॉडी जो है वो बनी होती है सेल्स से। जी। तो जो सेल्स होते हैं वो नॉर्मली ग्रो करते हैं कि एक सेल से दो बना, फिर दो के चार बने, जी। और ग्रेजुअली वो उनका एक डिफाइंड वो होता है सेल डिवीजन। जी। जब कैंसर होता है तो वही सेल जो है अपना नॉर्मल जो डिवीजन है उसको ना करके वो बहुत स्पीड से जी। और हैफेजर्ड तरीके से, जी। कोई नियम ना मानते हुए बढ़ने लगते हैं। अच्छा। तब वो एक ट्यूमर का आकार ले लेते हैं। अच्छा। तो इस यही जो है कैंसर जो है, डेफिनेशन अगर हम कहें तो वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल जब होता है, देन इट इज कॉल्ड कैंसर। अच्छा। तो इसी बात से मेरे मन में एक प्रश्न आया कि समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी को कोई ट्यूमर मतलब कोई गांठ जैसी नहीं है, लेकिन स्टिल हम ये कहते हैं कि जी आपको कैंसर हो गया। तो वो किस टाइप का कैंसर होता है? नहीं, उसमें भी आपको नजर नहीं आ रहा होता। आप जैसे ब्लड कैंसर है, जी। आपको दिखेगा नहीं, कोई गांठ नहीं होगी, अच्छा। पर उसमें ब्लड कैंसर होता है क्योंकि ब्लड के जो सेल्स हैं, जी। कुछ सेल बढ़ने लगते हैं और कुछ जो सेल होते हैं वो कम होने लगते हैं। उसमें आपको कोई गांठ नहीं दिखेगी। ओके। या कभी कभी ऐसा होता है कि शुरुआत में गांठ नहीं होती। शुरुआत में कुछ कैंसर ऐसे होते हैं उनमें अल्सर हो सकता है, या और कोई दूसरे सिम्टम्स होने लगते हैं। जैसे अब यूरिनरी सिस्टम का है तो आपको यूरिन में ब्लड आने लगेगा। अच्छा। अगर आपको आंतों का है तो स्टूल में आपके ब्लड आने लगेगा। जी। आवाज बैठ जाएगी। तो आपको बाहरी रूप से कोई गांठ नजर नहीं आएगी, पर अंदर तो कोई ना कोई ऐसा चेंज होता ही है। मतलब अल्टीमेटली कैंसर, हम ये कह सकते हैं कि कैंसर में हमेशा जो सेल्स हों, आइदर वो ब्लड सेल्स हो, आइदर वो बॉडी की सेल्स हो, वो मतलब बढ़ते ही बढ़ते हैं। हाँ, उनका तरीका जो है जी। वो बढ़ने का नॉर्मल तरीके से बदल जाता है। हाँ। ओके। राइट। अच्छा मैम, एक चीज यूजुअली बहुत सारे लोग कैंसर के बारे में जानते हैं, लेकिन अधिकतर जनसंख्या ऐसी है जो अभी नहीं जानती है। जी। तो नॉर्मल बीमारी में और कैंसर सेल में क्या डिफरेंस है? नॉर्मल प्रॉब्लम अगर हम कहें, देखिए मुझे लग रहा है आप जो पूछना चाह रहे हो वो ये है कि नॉर्मली भी शरीर में गांठें हो जाती हैं। जी। उसमें और कैंसर के गांठों में क्या अंतर है? जी। है ना? तो अब जैसे नॉर्मल बहुत गांठें लोगों के हो जाती हैं। कई बार आपने देखा होगा जैसे कुछ लोगों के गर्दन पे कुछ गांठें हो जाती हैं। कुछ लोग महिलाओं के अगर आप देखें तो यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं, है ना? तो वो जो गांठें होती हैं वो कैंसरस नहीं होती। या ब्रेस्ट में कुछ लोग के कुछ गांठें होती हैं जो नॉर्मल मतलब कैंसरस नहीं होती। तो उनका फर्क बस यही होता है कि जो कैंसर की गांठ है वो कोई भी बाउंड्रीज को नहीं मानती। अच्छा। वो इन्वेड करती जाती है ना? वो एक अंग से दूसरे अंग में पहुंच जाती है। जी। एक तो डायरेक्टली इन्वेजन से पहुंच जाती है कि अगर आपके सपोज यूट्रस में कैंसर हुआ
बच्चेदानी के मुख पे। हम्म। तो अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो वो नीचे वेजाइना में भी आ जाएगा, जी। ऊपर यूट्रस में भी चढ़ जाएगा, साइड में आपके यूरेटर्स जो पेशाब लाने की नलियां होती हैं उनमें, लेटरिन के रास्ते में, यूरिनरी ब्लैडर में, सब जगह वो बाउंड्रीज क्रॉस करके वो इन्वेड कर देता है अच्छा। ना। तो जैसे कहें कि क्या अनाधिकृत रूप से वो बढ़ने दूसरे लगता के एरिया में पहुंच जाता है। है। अच्छा। तो लेकिन वही जो नॉर्मल जो नॉन कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं, नॉन मैलिग्नेंट, वो अपनी बाउंड्री को हद तक मानते हैं। ओके। वो उसी को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। यूट्रस में है तो यूट्रस की कैविटी डिस्टॉर्ट हो जाएगी, यूट्रस की शेप डिस्टॉर्ट हो जाएगी, पर ऐसा नहीं होगा अगर फाइब्रॉइड है यूट्रस का तो वो यूट्रस से निकल के आसपास फैल जाए, या ब्रेस्ट में अगर फाइब्रोएडेनोमा है तो वो कहीं और फैल जाए, वो उसी की शेप को थोड़ा बदल देगा। वहां पे आपको गांठ बड़ी होगी तो नजर आने लगेगी, कुछ प्रेशर सिम्टम्स होने लगेंगे उससे, पर बाकी अपने ही एरिया में वो कन्फाइंड रहता है। अच्छा, तो मैम इस चीज को फिर हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? क्योंकि अगर एक नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग से बात करें तो उसको तो गांठ नजर आ रही है, अब वो गांठ कैसे आइडेंटिफाई होगी कि कैंसरस है या नॉन कैंसरस है? उसके लिए आपको डॉक्टर्स के पास ही जाना पड़ेगा, और मैं कहूँगी कि कैंसर रोग विशेषज्ञ के पास जाएं तभी अच्छा है। अच्छा। क्योंकि उस गांठ को वही लोग उतने अच्छे से समझ पाते हैं। तो फिर उसका जांच की जाती है, जैसे एफएनएसी है ना, नीडल के द्वारा उसमें से सैंपल लिया जाता है, उसको देखा जाता है स्लाइड पे रख के, या फिर बायोप्सी। बायोप्सी में हम उसमें से एक छोटा पीस लेते हैं और उसको आके जांच करके फिर ये निर्धारित करते हैं कि जो गांठ है ये कैंसरस है या नहीं नॉर्मल है। ओके। अच्छा मैम, एक मतलब वो मेरे प्रश्न की लिस्ट में नहीं था, बट फिर भी मैं पूछता हूँ आपसे कि मैक्सिमम लोग ये बोलते हैं कि भाई एफएनएसी कराने से या बायोप्सी कराने से ये कैंसर बहुत स्पीडली स्प्रेड होने लगता है, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा तो ऐसा होता है कि जब हम उसके कैप्सूल को पंक्चर करते हैं तो थोड़ी संभावना तो बढ़ती है, पर होता क्या है कि ज़्यादातर उस केस में वो बढ़ने, जो लोग कहते हैं ना, वो बहुत ओपिनियन लेने लगते हैं। वो उससे संतुष्ट नहीं होते। जब उनको रिपोर्ट बताई जाती है आपको कैंसर है, तो उसको उनका मन नहीं मान पाता। फिर वो उसके बाद दूसरी जगह जाते हैं, वहां भी उसको छेड़छाड़ करते हैं, फिर तीसरी जगह जाते हैं। उस चक्कर में कुछ समय निकलता है। फिर जब वो आश्वस्त हो जाते हैं कि हाँ भाई 3 जगह की रिपोर्ट में कैंसर आ गया, फिर इसके बाद वो सोचते हैं कि चलिए इलाज के लिए, फिर उसमें वो लोग रिसर्च करते हैं। तो उसके अलावा वो देसी और ऑल्टरनेटिव मेथड्स पे जाते हैं, तो उसमें हम लोग काफी इम्पोर्टेंट टाइम को लूज कर देते हैं और बीमारी उस चक्कर में बढ़ जाती है। तो बेसिकली ऐसा नहीं है, कोई भी इलाज कैंसर का बिना एफएनएसी या बिना बायोप्सी के संभव ही नहीं है। जब तक ये पता ही नहीं है कि किस टाइप का ट्यूमर है, उसका ट्रीटमेंट कैसे संभव है, तो उसके बिना तो कुछ संभव ही नहीं है इलाज। वो आप करवाएंगे और तुरंत आप इलाज लेना शुरू करें, ज्यादा समय ना लें, हफ्ते भर 10 दिन में डिसाइड करें कि हमें कहाँ ट्रीटमेंट कराना है और समय से ट्रीटमेंट शुरू करवा लें। अच्छा मैम, अभी जिस टाइप से हमारे इंडिया में कैंसर्स इतने ज़्यादा स्प्रेड कर रहे हैं, तो एज ऑफ नाउ आप जैसा मॉनिटर कर रहे हैं कि अभी सबसे ज़्यादा आपके पास जो केसेस आते हैं वो किस टाइप के कैंसर के केसेस सबसे ज़्यादा आते हैं? देखिए, हमारे ब्रिज में तो तम्बाकू, गुटखा, मसाला, इस तरह सुपारी, यही चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती हैं। अच्छा। तो हमारे पास अभी भी ओरल कैंसर जो है ना, वो सबसे ज़्यादा है। अच्छा। जो तम्बाकू की वजह से है। हालांकि तम्बाकू जो है जब एक बार शरीर में पहुंच जाता है निकोटिन, तो और खाली एक निकोटिन नहीं, सिगरेट में उसमें बहुत सारे ऐसे कई रसायन होते हैं जो आपको केमिकल्स जो कैंसर करवाते हैं। लेकिन हम मेनली जो देखते हैं वो निकोटिन को देखते हैं। तो वो जब पहुंच जाते हैं तो किसी भी अंग का कैंसर कराने के लिए रिस्क फैक्टर बन जाते हैं। तो हाँ, मतलब अगर आप तम्बाकू खा रहे हो तो मुंह का कैंसर के लिए रिस्क तो है ही है पर वो आपको यूरिनरी ब्लैडर, आपकी बॉडी के हर पार्ट के कैंसर की रिस्क बढ़ जाती है। अगर आप में कोई पहले से जेनेटिक ऐसा प्रीडिस्पोजिशन है
या कुछ और रिस्क फैक्टर्स हैं, तो उस वजह से अगर ये रिस्क फैक्टर भी ऐड हो गया तो आपको कैंसर होने की संभावना पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी। अच्छा। तो एक मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि जैसे आप रोड पे जा रहे हैं, तो आप पहले एक रिस्क में हैं, आप रोड पे पहुंचे तो आपको रिस्क है, उसके बाद आपने एक बाइक ली, है ना, जी। आपकी रिस्क और बढ़ गई। बाइक में अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया तो रिस्क और बढ़ गई। फिर आपने सोचा कि हम रॉन्ग साइड से चलें तो रिस्क और बढ़ गई। फिर आपने सोचा कि हम स्पीड में भी चलें, रिस्क और बढ़ गई। ऐसे ही कैंसर है कि अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है, आपने सोचा हम संयमित जीवन जीते हैं, अपने आहार को, अपने विचार को, अपनी सभी चीज़ों को कंट्रोल में रखते हैं, तो आप रिस्क फैक्टर्स आपके कम हो गए, है ना। कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि वो तो 20 साल से तम्बाकू का सेवन कर रहे हैं, उनको तो नहीं ये हुआ, क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा उनको था। नहीं हुआ, हाँ। हमें क्यों हो गया, हाँ। है ना, हमने तो कभी खाया भी नहीं तम्बाकू। तो कई बार ऐसा होता है, लेकिन ये समझने वाली बात है कि जब रोड पे जो लोग चलते हैं हर एक का एक्सीडेंट नहीं होता है ना। तो उसमें कई फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि अगर आपको हो रहा है तो हो सकता है आपके जेनेटिक जो आपका मेकअप है, जो आप जिस तरीके के आपके जीन्स हैं, वो आपको थोड़ा रिस्क में लाते हैं, है ना। अब वो जीन्स का तो पॉसिबिलिटी नहीं है हर आदमी टेस्ट करा ले अपने, ठीक बात है। तो वो आप उस आदमी के जीन्स बड़े हेल्दी रहे होंगे, तो उसको नहीं हुआ, आपको हुआ। या हो सकता है आपके कोई और रिस्क फैक्टर्स भी रहे हों उसके अलावा, कि जैसे आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो, आप धूम्रपान तो करते हैं, साथ में आप ड्रिंक भी करते हैं, आप खाना भी ऐसा खाते हैं जो अनहेल्दी है, आपका सारा लाइफस्टाइल अनहेल्दी, तो कुल मिला के आप रिस्क पे ज्यादा हो। लेकिन कैंसर के लिए एक चीज नहीं है, कई फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और कभी कभी कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जेन्युइनली कि जिसमें सब कुछ बड़ा संयमित है, बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी कोई कारण नहीं मिलता और लोगों को कैंसर हो जाता है, लेकिन वो बहुत कम है, उसकी जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। तो मेनली तो ये सारे फैक्टर्स ही हैं। एक्चुअली मैं एक चीज मेरा कुछ अनुभव रहा है इस फील्ड से। मेरे को किसी ने बताया था कि जितनी यंग एज में कैंसर होता है उतना ज्यादा एग्रेसिव होता है और ओल्ड एज में बहुत कम एग्रेसिव होता है, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? हाँ, ये सच मतलब काफी हद तक सही है, क्योंकि जब यंग बॉडी होती है ना, तो बहुत जल्दी मतलब सेल डिवीजन जो होता है वो बहुत स्पीड पे हो रहा होता है। आप ध्यान देंगे तो बड़े लोग जो होते हैं ना, उनका सब स्लो डाउन होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है। जवानी में वो सब बहुत ज्यादा फास्ट होता है। तो इसलिए जो ट्यूमर्स कैंसर्स होते हैं वो भी बहुत एग्रेसिव होते हैं, ज्यादातर ऐसा ही देखा गया है, और एक्सेप्शंस हर जगह पे होते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी ऐसे यंग पेशेंट्स हैं हमारे, तो बहुत यंग एज में जिनको कैंसर हुआ और वो बढ़िया जी रहे हैं, है ना। तो बाकी हम सब का जो प्रयास है, उस पेशेंट का जो ट्रीटमेंट उसने लग के कराया वो तो है ही, उसके अलावा मैं मानती हूँ कि हम लोग ब्रिज में रहते हैं तो ठाकुर जी का भी बहुत बड़ा एक रोल है सब में। हमारी डॉक्टर्स की तो ये इच्छा होती है कि हर पेशेंट ठीक हो जाए, है ना, और जो इलाज करा रहा है वो भी ये नहीं चाहता कि वो ठीक ना हो जाए, वो भी पूरा प्रयास करता है। लेकिन वो बस कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, वो ऊपर वाले के हाथ में होती हैं, और उन्हीं की इच्छा से सब कुछ चलता है। जी। अच्छा, अभी हम लोगों ने एक बात करते में एक टर्म यूज किया, ओरल कैंसर। अच्छा, बहुत सारे लोगों को लंग कैंसर भी होता है, तो ओरल कैंसर और लंग कैंसर में क्या डिफरेंस आ जाता है? मतलब ओरल यानी मुंह का कैंसर, लंग कैंसर यानी फेफड़े का कैंसर। तो ओरल कैंसर जब आप तम्बाकू खाते हैं तो ज्यादातर मुंह में आप लोग रखते हैं उनको, जो लोग रखते हैं ना, या तो होठ के नीचे रखते हैं, गाल में रखते हैं, तो उनको वहाँ का कैंसर होने का रिस्क है। मुंह की मतलब ओरल कैविटी में आपका पूरा मुंह आता है ना, जीभ आती है, मसूड़े आते हैं, तालू आता है, तो ये सब ओरल कैविटी है, तो यहाँ का कैंसर है ना। और जो लोग स्मोक करते हैं उनको मुंह का भी रिस्क रहता है कैंसर होने का, साथ ही लंग्स का कैंसर होने का भी बहुत हाई रिस्क होता है।
ओके, तो मैम लंग्स के कैंसर में कैसे होता है? मतलब क्या अगर लंग्स एक बार डैमेज हो गए, क्योंकि कैंसर मतलब कि लंग्स का डैमेज होना, तो क्या फिर अगर वो किसी प्रोसेस से कभी कुछ रिकवरी की पॉसिबिलिटीज रहती हैं उसकी? देखिए, खाली मतलब कैंसर अगर ना भी हो, तो जो लोग स्मोकर्स होते हैं ना, उनकी लंग्स खराब ही हो जाते हैं, है ना? अच्छा। और उनको कैंसर के अलावा दूसरी बीमारियों का भी रिस्क रहता है। जैसे उनको टीबी होने की संभावना ज़्यादा है या किसी भी इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा है। हुँ, ब्रोंकाइटिस आपने देखा होगा, जो लोग हुँ, स्मोक करते हैं उनको अक्सर खाँसी रहती है, हुँ, उसको हम स्मोकर्स कॉफ कहते हैं। हुँ, हुँ, तो वो इसी वजह से होती है कि रोज़ एक इरिटेशन, रोज़ उनके लंग्स जो हैं फुल कैपेसिटी में काम ही नहीं कर पा रहे होते। हुँ। और अभी तो हम टीवी जब मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ भी दिखते हैं कि वो टार जो है वो इकट्ठा हो जाता हाँ, है। वो इकट्ठा हो जाता है। तो कैंसर ना भी हो, तो दूसरी समस्याएँ होने का भी बहुत हाई रिस्क रहता है कि जो लोग स्मोक करते हैं उनको। हुँ, और साथ में ऐसा नहीं कि लंग का ही कैंसर होगा, मुँह का, ओरल कैविटी का कैंसर भी स्मोक हुँ, करने से हो सकता है। बाकी बाकी जितने भी कैंसर्स हैं, हुँ, यूरिनरी ब्लैडर का, आंतों का, कहीं का भी आप कहें, प्रोस्टेट का, सभी के लिए बहुत हाई रिस्क है जब आप टोबैको को किसी भी फॉर्म में कंज़्यूम करते हैं। ओके। अच्छा, वैसे तो हम ऑलरेडी शायद इस चर्चा में काफ़ी कुछ चीज़ें आ ही गई हैं सामने, बट फिर भी मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि मेन कारण क्या है हमारे कैंसर होने के? मतलब ठीक है, तम्बाकू एक पॉइंट है, सिगरेट एक पॉइंट है, जो लोग सिगरेट और तम्बाकू नहीं भी लेते हैं, उनको भी कैंसर हो जाता है। तो उसमें हमारे दिनचर्या में क्या-क्या चीज़ें ऐसी हैं जो होने की संभावना, रिस्क फैक्टर ज़्यादा क्रिएट करते हैं? देखिए, अभी क्या हुआ है, जैसे-जैसे हम लोग का प्रगति हुई है, जी। हम लोग के आस-पास का पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। हुँ, ना हम चाहे अनचाहे फैक्ट्रीज़ बहुत बढ़ गई हैं। पुराने समय में कहाँ ऐसा जी, रोड पे व्हीकल्स देखिए कितने बढ़ ठीक गए बात हैं। है। पहले शहर में 1 गाड़ी होती थी, 2 गाड़ी होती थी, बड़े मतलब पता होता था उसके पास 1 गाड़ी गाड़ी है। है, हाँ, आज एक घर में 2-2 4-4 गाड़ियाँ हैं, है एग्ज़ैक्टली। ना? हुँ, तो जनसंख्या बढ़ ही रही है, हुँ, तो उस हिसाब से सभी चीज़ें, पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा हमारा बढ़ रहा है। हुँ, साथ ही केमिकल्स का यूज़, हुँ, पहले हम लोग जैसे खेती में भी अपना वही बना के, खाद बना के यूज़ करते थे, है ना? ठीक बात है। इंसेक्टिसाइड्स भी हम लोग अपने नीम के पानी इससे उससे करते थे। हुँ, अब सभी चीज़ों में हम लोग केमिकल यूज़ करते हैं। हुँ, तो केमिकल्स को हर आदमी सही तरीके से यूज़ करने का उसके पास दिमाग नहीं होता। हुँ, बहुत कम लोग हैं जो उसको समझते हैं कि भई इतना ही यूज़ करना है, इतना ही फ्रीक्वेंटली यूज़ करना है। हुँ, बहुत सारे लोग उसको नहीं समझते, हुँ, हुँ, तो वो लोग उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो उसी खाने को हम खा रहे हैं। फिर दूध में, गाँव जी, में अक्सर गाय को ऑक्सीटोसिन वो लोग इंजेक्शन लगाते हैं। हुँ, तो वो पहुँच रहा है और अभी तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएँगी। हुँ, हमें रिसर्च हर चीज़ पे चल ही रही है। हुँ, अभी हमें ये पता नहीं है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं मोबाइल से कैंसर हो सकता है या जो और हमारे आस-पास ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कि रेडिएशन निकलती हैं, हुँ, उनसे कैंसर होने का रिस्क है। हुँ, तो ये वाली जो रेडिएशन है, ये नॉन आयोनाइज़िंग रेडिएशंस है, माइक्रोवेव का लोग कई ओके, बार कहते हैं यूज़ नहीं करना चाहिए। हुँ, इस पे कोई एक अभी ऐसा क्लियर कट वो नहीं आया, फैक्ट डेटा नहीं है हुँ, कि इनको यूज़ करने से कैंसर होता है इनकी ओके, वज़ह से। बस ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। हाँ, ऐसा लगता है क्योंकि हुँ, रेडिएशन है इसमें, हुँ, हुँ, है ना? रेडिएशन 2 प्रकार का होता है, आयनाइज़िंग और नॉन आयनाइज़िंग। हुँ, तो ये नॉन आयनाइज़िंग टाइप का रेडिएशन है, ये हमारे डीएनए या सेल में चेंजेस नहीं करता। ओके, तो अभी ये पता नहीं कि इसका क्या रिज़ल्ट हुँ, हुँ, है हुँ, ना? हम उसको कह नहीं सकते, तो रिसर्च अभी चल रही है। हुँ, अब पता नहीं कि इनको क्या इनका वो निकलेगा। हो अच्छा, सकता है ये आए कि कैंसर होता है, हो हाँ, सकता है ये आए कि नहीं होता। पर मुझे लगता है कुछ-कुछ तो फ़र्क पड़ता ही हुँ, है ना? एटलीस्ट मैंने पर्सनली मैं ये नोट करती हूँ, जब फ़ोन पे ज़्यादा बात कर लो तो आपको एक अजीब-सी फीलिंग होने लगती है। मतलब खुद का ही जो
अपना एक वो है ना अंदरूनी एक जो कंफर्ट सेल्फ है हाँ वो थोड़ा हिल सा जाता है कि बहुत बात हो गई तो हम्म, कुछ ठीक नहीं लगता। ठीक बात तो है। इसलिए मुझे लगता है कि कुछ तो ऐसा होता ही है हम्म और ये हमारी एक नॉर्मल थिंकिंग को वो करता है ना हम्म मतलब किसी भी तरीके से हमें डिस्टर्ब तो करता ही है। एग्जैक्टली तो आगे किस लेवल पे ये हमें कितना हार्म पहुंचाते हैं ये तो हम्म समय के साथ आगे आएगा, जी पर वैसे क्लियर कट कोई डेटा नहीं है। अच्छा अच्छा मैम फैमिली हिस्ट्री किस हद तक कैंसर पेशेंट्स को इफेक्ट करती है? काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है, कुछ कैंसर्स में तो फैमिली हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर्स, है ना? प्रोस्टेट के कैंसर्स, है ना? कुछ-कुछ कोलोन कैंसर्स में भी देखा जा रहा है जेनेटिक वो है। ओके तो कई कैंसर्स ऐसे होते हैं कि जिसमें जो जीन्स हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और क्लियर कट करते हैं। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जिन कैंसर्स में ये पता नहीं भी है कि जीन्स का कोई रोल है, होता तो है, अच्छा वो उतनी रिसर्च नहीं हो पाई है। देखिए एक एक जेनेटिक मेकअप है ना किसी आदमी का, तो आपका शरीर जो है वहाँ उसको डायबिटीज़ होने के ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि आपके पेरेंट्स को पेरेंट्स रहे। को है। और कोई बीमारी है अगर उनको तो अस्थमा है तो आपको है होने के चांसेस है, हाइपरटेंशन है आपको होने के चांसेस है ना राइट हिस्ट्री से। तो राइट मुझे लगता है कि कैंसर भी अगर परिवार में बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली जो आगे बच्चे हैं जो जनरेशन्स हैं उनको रिस्क है ही है। तो उनको अगर परिवार में लोगों के यहाँ ज़्यादा कैंसर है परिवार के लोगों को तो उनको बहुत ध्यान देना चाहिए अपने लाइफस्टाइल पे कि वी आर नॉट श्योर कि होगा कि नहीं होगा कैंसर, है ना? कोई ऐसा क्लियर कट वो नहीं पता उन लोगों को भी, लेकिन सेफ रहने में अच्छा है हर तरह से, है ना? राइट क्योंकि जब हम को पता ही है कि हमारे परिवार में ऐसी घटनाएं ऐसे लोग ऐसी बीमारी हुई लोगों को, राइट तो ज़्यादा अच्छा ये है कि हम अपने आप को थोड़ा संयम से अलर्ट रखें। अपना रखें अलर्ट। हाँ अच्छा मैम जैसे अब ये ठीक है जीन्स आते हैं लेकिन क्या किसी मेल पेरेंट के जीन्स फीमेल पेरेंट में इफेक्ट कर सकते हैं या जो फीमेल पेरेंट है उनका जीन्स मेल पेरेंट में मतलब कि जैसे किसी के फादर को कैंसर है तो उनकी बेटी को होने की संभावना है? नहीं, जीन्स तो मिलते ही हैं मतलब ऐसा तो नहीं है कि फादर से कुछ नहीं। देखिए जहाँ तक शक्ल मिल सकती जी है ना? सही तो बात मुझे है। लगता है कुछ भी मिल सकता है, ठीक वो बात है। चीज़ें आगे हो सकता है बहुत चीज़ें रिसर्च के बाद सामने आएँगी। जी पर मुझे ये लगता है कि जब हम एक छोटी-सी आदत भी मतलब ना केवल शक्ल का मिलना, आप कभी-कभी देखिए कि दादा जैसे ये जो ग्रैंडसन है वो अपने दादाजी की तरह सोता है या उनकी तरह बोलता है ठीक ना? बात है। तो उसने दादाजी नहीं देखे, उसको नहीं पता, बट स्टिल देयर इज समथिंग ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि शायद आज हमें नहीं पता, मुझे ऐसे लगता है, जी और समय के साथ हमें पता चलेंगी। तो जब ये सब चीजें मिल सकती हैं ना, तो हमें नहीं पता कि कहाँ बॉडी में क्या कहाँ चीज है ऐसी जो आपको एक रिस्क में ला रही है कैंसर होने के या किसी भी दूसरी बीमारी के लिए। इट्स मीन मतलब हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर फैमिली हिस्ट्री में कहीं पर भी है हाँ तो वी शुड बी इन अलर्ट मोड। डेफिनेटली डेफिनेटली ओके जैसे अब ऐसा नहीं है, मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ कि परिवार में सब डायबिटिक थे, है ना? और उनको नहीं हुई क्योंकि उस समय पे उन्होंने अपने वजन को कंट्रोल में रखा, अपना जो लाइफस्टाइल है वो एक्टिव रखा, तो बच गए उससे, नहीं हुई राइट डायबिटीज। तो उससे आप बच सकते हैं। तो यही है कि अपने आप को सही मतलब लाइफ स्टाइल अपनी बहुत जो है वो हेल्दी रखनी चाहिए, हेल्दी रखनी उसके चाहिए। लिए हाँ कॉन्शियस रहना चाहिए। अच्छा मैम एक नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि लाइफ स्टाइल हम बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं तो इसमें स्ट्रेस और डिप्रेशन हाँ हाँ इसका क्या योगदान है? मुझे लगता है बहुत है, क्योंकि अ, मैं हमने जो देखा है तो हमारे जो पेशेंट्स पॉजिटिव होते हैं, है ना, वो उनकी प्रोग्नोसिस हमने देखा अच्छी ही होती है। और जो पेशेंट हमारा क्वेश्चन के साथ आता है
और जो जिसको ये होता है कि नहीं मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, है ना, और बार बार वो ठीक होते हुए भी बार बार कहता नहीं डॉक्टर साहब रह तो नहीं जाएगा, ये दोबारा तो नहीं आ जाएगा। हमने देखा है कि ऐसे लोग ज्यादा मतलब ठीक नहीं हो पाते, उन्हें बहुत समय नहीं मिल पाता। अच्छा। एक बारी ठीक हो भी जाए तो बीमारी दोबारा आ जाती है। तो दिमाग में तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ताकत है। मतलब जी। हम तो भारत से हैं, तो भारत में देखा होगा आपने कि ऋषि मुनि ये लोग संत लोग क्या-क्या करवा देते हैं अपने ठीक दिमाग बात है। से ना इनको। राइट, राइट। तो दिमाग जो है वो बहुत ही पावरफुल चीज़ है। तो हम अगर इसीलिए हम लोग क्या ऐसे कहते हैं ना, आप पैर छूते हैं तो आप आशीर्वाद देते हैं। जी। तो यही है कि अच्छी एनर्जी एनर्जी आपको मिले। मिल रही है ना? तो ऐसे ही दिमाग से अगर आप नेगेटिविटी प्रोजेक्ट करते ही रहेंगे, और मुझे लगता है अपने लिए ही नहीं, एक नेगेटिव पर्सनैलिटी होती है ना कि अरे पड़ोसी के घर में ये अच्छा क्यों हो गया, या कुछ भी चीज़ है तो वो लोग उनको दिक्कत हो जाती है। हर चीज़ में वो इंटरफेयर करेंगे, उनको लगेगा ये हो रहा है तो चलो कुछ ही करके हम बिगाड़ दें इस चीज़ को। हाँ। तो मुझे लगता है किसी भी तरह की नेगेटिविटी, राइट, है ना, वो अच्छी नहीं होती। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि देखिए समस्याएं सभी के जीवन में हैं। ठीक बात है। किसी का जीवन ऐसा नहीं है कि बिना समस्याओं के हो। अगर समस्याएं नहीं है तो जीवन नहीं है ना? जी। तो बस ध्यान रखना चाहिए कि जितना हो सके, देखिए वो तो है ही अपनी जगह पे। हमारे एंजाइटी से, हमारे डिप्रेशन से उनको हम कम नहीं कर सकते उन समस्याओं को। तो ज़्यादा अच्छा ये तरीका है कि एक तरफ तो आप दुखी रह के, परेशान रह के आप उनसे उनको हैंडल करें। दूसरा तरीका है आप खुश रहें, जिससे आसपास के लोग भी थोड़े खुश रहेंगे और आप इजीली हैंडल कर पाएंगे उन चीज़ों को। तो प्रयास यही करना चाहिए कि जितना हो सके पॉजिटिव रहें सभी के लिए। अच्छा, मतलब कि ये डायरेक्टली कैंसर होने के बाद तो इफेक्ट कर रहा है, लेकिन क्या ये कैंसर होने से पहले भी इफेक्ट करता है? मुझे लगता है करता होगा। हाँ। ओके। अच्छा मैम, इतने सारे टाइप के कैंसर्स हैं, ठीक है, हर व्यक्ति ये स्टार्टिंग में समझ ही नहीं पाता कि उसको कैंसर की शुरुआत हो रही है, और जब तक कैंसर का पता पड़ता है तो तब तक आदमी ये कहता है कि यार ये तो बहुत लेट हो गया। बिल्कुल। अधिकतर केसेस में ऐसा ही होता है। तो कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? मतलब हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये कैंसर हो सकता है? देखिए कैंसर के लक्षण तो मैं आपको बताती हूँ, पर वो लक्षण कोई ज़रूरी नहीं शुरुआत में हो। ओके। है ना? तो एक तो हमें बड़ा अपनी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा जागरूक, अवेयर रहना पड़ेगा। कोई भी चेंज आपकी बॉडी में आ रहा है तो उसको अनदेखा ना करें, उस पे ध्यान दें कि छोटा सा भी कोई चेंज है तो आप ऑब्जर्व करें कि ये चेंज जो है ये ओवर द टाइम कम हो रहा है, बढ़ रहा है, उसको इग्नोर ना करें। जैसे मैंने कई बार देखा है हमारे पास पेशेंट आते हैं तो माताएं आती हैं बड़ी बूढ़ी और उनको ब्रेस्ट में गांठ होती है, ऑलरेडी 4th स्टेज में वो हम तक आती हैं और हम उनसे पूछते हैं कि अम्मा ये गांठ कब से है? या लाली बहुत बहुत साल है गए, मुझे तो तब से है पता ही ना? ना है। हाँ ना, मैंने सोची जा लल्लू ने मूड मार दे हो। अच्छा। है ना? अब लल्लू कितने साल का है कि 50 साल का तो लल्लू है। आप सोचिए कि कब उन्होंने अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराया और तब उसने सर मारा और वो गांठ वो सोच रही हैं कि उस वजह से बन गई है और वो उसको इग्नोर कर रही हैं। बोली मैंने सोचा अब क्या है, अब तो बड़ी बूढ़ी है हो गई मैं, अब क्या इसको दिखाऊंगी कहीं, है ना? तो या कोई उसको रिलेट कर लेता है इस तरीके से कि गाय ने सींग मार दिया, कोई कह देता है मैं गिर गई। तो मतलब लोग उस चीज को ध्यान नहीं देते, नजरअंदाज मतलब उसको राइट डायरेक्शन में नहीं सोचते कि ये किसी और वजह से भी हो सकता है। उनको पता ही नहीं है एक्चुअली। मतलब उसमें उनकी गलती ना होके वो अवेयरनेस नहीं है, वो घर में भी लोगों को नहीं बताती। कई बार होता है जैसे पीरियड जब बंद हो जाते हैं, मेनोपॉज हो जाता है, तो उस बाद में उनको ब्लीडिंग होती है, तो इतना एम्बैरेसिंग होता है उनके लिए, इतना शर्मनाक होता है कि उनको लगता है मैं ये बात कैसे किसी को बताऊं। ठीक बात है ना? और वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाती, कई बार सोचती है कि पीरियड दोबारा स्टार्ट हो गए। तो फिर ऐसे होता है कि घर में कोई नोटिस करता है उनके कपड़े खराब हो रहे हैं, है ना? तो जब वो नोटिस करके वो पूछते हैं कि भाई कैसे,
तब ये पता चलता है कि अरे ये तो मेरे को काफी दिनों से ही हो रहा है। हो रहा है। तो बहुत सिम्टम्स कई बार लोग इग्नोर कर देते हैं, कई बार सिम्टम्स आते ही बहुत लेट हैं। जैसे हमारे यहाँ कई पेशेंट हैं ऐसे, लंग कैंसर के बहुत केसेस हैं, कोई दिक्कत ही नहीं पेशेंट को। अब जब आप फिट हैं तो आप क्यों अपना एक्सरे कराएंगे, क्यों आप ठीक कुछ बात है। कराएंगे? तो लोगों को पता ही नहीं होता। और वो जब फाइनली किसी दिन उनको कोई समस्या हुई, खून आया खांसी में या उनको कुछ और हुआ, तब पता चलता है कि अच्छा ये कैंसर है ना। राइट। या फिर ऐसा होता है कि वो कहीं और का कैंसर है, वो लंग में स्प्रेड हो गया और जहाँ का कैंसर है वो कोई सिम्टम दे ही नहीं रहा आज भी। ओहो। तो ऐसा भी होता है। पर मुख्यतः जो कैंसर के लक्षण है कुछ, वो मैं आपको बताती हूँ। वो है सबसे पहले कि खाना निगलने में दिक्कत होने लगना, है ना, जो ओरल कैंसर से रिलेटेड है। जी जी। आपको बोलने में समस्या होने लगना, कान में दर्द होना, ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण है। और हमारे पास ऐसे बहुत पेशेंट आते हैं जो इस समस्या के साथ डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उस चीज को नहीं समझ पाते। ओहो। और फिर वो बाद में जब वो ग्रोथ काफी बड़ी हो जाती है तो समझ में आता है कि अच्छा ये दर्द से रिलेटेड है। ओके। आपके आवाज में परिवर्तन आ जाना, जैसे कि भारी हो जाना, लगता है गला बैठ गया है ना, वो भी एक लक्षण है। कहीं भी छाला हो जाना बॉडी में, किसी भी पार्ट में, मुंह में या कहीं और बॉडी के किसी भी मतलब पार्ट ऊपर में, स्किन पर भी हो सकता है। एनीवेयर, है ना, और वो हील नहीं हो रहा छाला, ओहो। तो ये कैंसर का लक्षण है। नॉर्मली कोई भी छाला घाव कितना 10 दिन 15 दिन उतने में ठीक हो जाएगा। राइट। अगर कोई घाव आपकी बॉडी का, कोई छाला नहीं भर रहा, 15-20 दिन निकल गए, तो आपको तुरंत डॉक्टर को जाके कंसल्ट करना चाहिए। ओके। समटाइम्स मैं देखता हूँ कि कुछ लोग होते हैं उनकी स्किन पर कुछ नीले निशान पड़ जाते हैं, तो दैट इज अ सिम्टम ऑफ कैंसर या कुछ और है? नहीं, वो क्या होता है, कुछ लोग की स्किन बहुत ऐसे होती है, फ्रेजाइल होती है कि वो थोड़ा भी चोट लगने से, किसी भी चीज से उनको नील पड़ जाते हैं। ओके। ठीक है, बड़ी एज में ये ज्यादा होता है, पर कुछ लोगों की शुरू से ही स्किन थोड़ी ऐसी होती है, सेंसिटिव सी, तो वो नहीं है, वो कैंसर का लक्षण नहीं है। पर अगर कोई मस्सा या तिल है आपके, ओके, और उसमें परिवर्तन आने लग जाए कि पहले वो जो मस्सा था वो छोटा था, वो बड़ा हो गया, इर्रेगुलर खुरदुरा हो गया, उससे ब्लीडिंग होने लगी, तो वो जो है कैंसर का लक्षण हो सकता है। अच्छा। किसी भी तिल या मस्से में परिवर्तन होना है ना। ऐसे ही अगर खाने की नली का कैंसर है तो आपको खाना निगलने में दिक्कत होने लगेगी। तो लोगों को क्या होता है कि जब वो दिक्कत होती है तो वो धीरे धीरे उसको खाने को भिगो के खाने लगते हैं। राइट। वो ये नहीं सोचते कि भाई क्यों हो रही है दिक्कत, है ना, वो भिगो के खाने से भी दिक्कत होने लगती है, तो वो पतली चीजें खाने लगते हैं, दलिया खिचड़ी उसमें आ जाते हैं, और फाइनली जब पानी भी बंद हो जाता है तब वो हमारे पास आते हैं। राइट। तो पहले ही अगर वो ध्यान दे लें उस वक्त कि भाई खाना अटक क्यों रहा है, तो उनकी जो फिजिकल, उनकी जो कंडीशन है, जनरल कंडीशन पेशेंट की, वो भी अच्छी होती है, ट्रीटमेंट करना आसान होता है। राइट। और आप इनिशियल स्टेज में आपका पता चल जाता है कि कैंसर है, तो वो इग्नोर नहीं करें तो बहुत अच्छा हो। तो ये खाने की नली में खाना अटकने लगता है। पेट में अगर आपके कैंसर है तो आपको वॉमिटिंग हो जाएगी खाने के बाद, है ना, वॉमिटिंग में ब्लड आ सकता है, पेट में दर्द होना एक लक्षण है, वजन का कम होना एक लक्षण है। तो ये कैंसर के। लंग्स में अगर कैंसर है तो ब्रेथलेसनेस हो सकती है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, आपको खांसी हो सकती है, और खांसी में ब्लड आ सकता है, तो ये सारे, चेस्ट में पेन हो सकता है, तो ये लंग कैंसर के लक्षण हैं जी। कभी हो सकता है कि कुछ और हो ही ना, बस दर्द हो, ओके, है ना, केवल दर्द हमारे पूरी पास बॉडी में कहीं पर भी, लंग, अच्छा लंग्स में है ना, नहीं बॉडी में भी दर्द हो सकता है। ऐसे भी पेशेंट आए हैं कि जब बीमारी उनको जहाँ पे थी पता ही नहीं चला, और जब वो फेफड़े में फैल गई, वो उसमें उनके बोन्स में फैल गई, मतलब स्प्रेड हो गई, 4th स्टेज हो गई, बोन्स में आ गई, तब जो पहला लक्षण आया वो दर्द का ही आया, और पेशेंट उसको समझ ही नहीं पा रहा
कि कंधे में दर्द है, तो वो तो सुतवा रहा है, दुनिया भर के काम ठीक करवा बात रहा है, है। उसको पता ही नहीं। हाँ। फिर वो निकल के आता है, हड्डी वाले डॉक्टर के पास आता है, कभी-कभी वो वहाँ भी मिस हो जाता है ना? तो या फिर वो लोग पकड़ के भेजते हैं उसको हमारे पास। ठीक बात है। तो कई बार लक्षण जो है वो बढ़ने पे आते हैं। मैं आपको लक्षण और बता दूँ, कहीं से भी ब्लीडिंग होना, जो कि ओके। नॉर्मल नहीं है। नॉर्मली ब्लीडिंग इंसान को कब होती है? सिर्फ महिलाओं को होती है पीरियड्स के टाइम। जी। इसके अलावा कभी भी कहीं से भी ब्लीडिंग है, आपके थूक में, आपकी नाक से, आपके वॉमिटिंग में, आपके स्टूल में, यूरिन में, आपकी जो पीरियड्स हैं वो इर्रेगुलर हो जाएँ, पीरियड्स बंद होने के बाद फिर से ब्लीडिंग फिर से होने आ जाए। लगे, तो ये सब जो लक्षण हैं, ये कैंसर के हो सकते हैं, हो सकते है हैं। ना? इसके अलावा आपको यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर है तो यूरिन करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। प्रोस्टेट का कैंसर है तो भी यूरिन करने में दिक्कत हो सकती है। यूरिन खुल के नहीं होगा आपका, पेनफुल हो जाएगा यूरिनेशन जो है, उसमें ब्लड भी आ सकता है। पूर्णतः रुक भी सकता है अगर आप उसको इग्नोर करते रहे तो आगे बढ़ के। ऐसे ही अगर जो रेक्टम का कैंसर है तो उसमें आपको लैट्रिन में ब्लड आ सकता है, पेन हो सकता है आपको स्टूल पास करने में। तो हर सिस्टम के अलग लक्षण हैं, पर मेनली यही है कि जो कुछ खास मैंने आपको जो बता दिए कि ये लक्षण जो हैं वो सभी कैंसर पे अप्लाई हो जाते हैं, कि जैसे गांठ का होना, कहीं छाले का होना, तिल मस्से में परिवर्तन, स्टूल और यूरिन की आदतों में परिवर्तन, उसमें कुछ ही किसी प्रकार की एब्नॉर्मेलिटी, अपच, इंडाइजेशन, वॉमिटिंग्स, वजन का कम होना, एनीमिया होना बिना रीजन के, है ना? एनीमिया क्यों होना चाहिए अगर आप ठीक खा रहे हैं, कहीं से ब्लीडिंग नहीं है। अगर आप उसकी दवाई भी ले रहे हो फिर भी कुछ टाइम बाद आपका ब्लड कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन, तो वो एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। फीवर एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। अगर ये पता नहीं चल रहा, आपको लंबे समय से बुखार है और उसका कारण नहीं समझ आ रहा, तो वो कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो ये सारे जो लक्षण हैं ये कैंसर के होते हैं, इनको अनदेखा ना करें और तुरंत जो है वो डॉक्टर को आप कंसल्ट करें। दिखाएं। बट मैम एक जो हमारे हिंदुस्तान की बात कहें, हमारे यहाँ तो मैक्सिमम लेडीज को एनीमिया की प्रॉब्लम होती है। हाँ, होती है, पर अगर वो खाना पीना ठीक कर दें, जी। खाने में अगर कुछ ऐसी आयरन वाले जो रिच फूड ऐड कर लें या फिर आयरन की गोलियां ले लें, तो वो जो एनीमिया है वो ठीक हो जाता है ना? और लेकिन अगर वो कैंसर वाला है तो वो ऐसे ठीक नहीं होता। अच्छा, उसके केस में रिकवर वो नहीं होता। आराम नहीं आता उसको, पेशेंट को। ऐसे ही फीवर है, नॉर्मली फीवर है, आपको हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में आपको आराम आ जाएगा। पर अगर फीवर में आराम नहीं आ रहा, आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आराम नहीं है, तो वो कारण कैंसर भी हो सकता है। कैंसर भी हो सकता है। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन, मतलब ये कुछ टाइम पहले किसी ने मुझसे करा था, अभी ध्यान में आया, इसमें तो नहीं था मेरे पास। सन का और स्किन कैंसर का कोई रिलेशन है? हाँ, पर हम लोग की ऐसा है, पर हम लोग उसके लिए हम लोग सेफ हैं ज़्यादातर, क्योंकि हम लोग की स्किन में मेलानिन है, है ना? हम लोग की स्किन का कलर डार्क है, तो ये बहुत अच्छा ही है कि हम लोग सोचते हैं कि हम तो गोरा होने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन उससे हम बचे रहते हैं। जो लोग गोरे होते हैं जी, उनको बहुत हाई रिस्क होता है, है ना? हमारे लिए उतना रिस्क नहीं है और उतने ज़्यादा स्किन कैंसर्स हमारे यहाँ नहीं होते। राइट मैम। अच्छा मैम, एक मतलब जो फैक्ट भी है शायद, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कैंसर और दर्द का बहुत ज़्यादा रिलेशन है, तो क्या सारे ही कैंसर्स में दर्द होता है लोगों को? नहीं, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है और उसके चक्कर में बीमारी बढ़ जाती है। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं कई बारी, तो ऐसा होता है कि उनको पेन होता ही नहीं है, तो वो लोग इसलिए आते ही नहीं हैं। सपोज उनके ब्रेस्ट में गांठ है, खासतौर पे महिलाओं के साथ ऐसा बहुत होता है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि उनको आदत ही होती है, थोड़ा बहुत दर्द है ना, तो वो दर्द के साथ ही काम करती रहती है। तो ब्रेस्ट में अगर गांठ होती है और उसमें पेन नहीं होता, तो वो लोग कहते हैं कि क्या है इसमें, दर्द तो है ही नहीं,
तो क्या करना डॉक्टर को दिखा के। तो कभी भी अपने कोई भी चेंजेस जो मैंने आपको बताए उसमें अगर पेन नहीं भी है तो आप इग्नोर ना करें, डॉक्टर को जाके तुरंत दिखा लें, दिखाएं। क्योंकि ऐसा नहीं है, पेन तब होता है जबकि वो थोड़ा बढ़ जाता है, तब वो दर्द के लक्षण करने लगता है। जब उधर प्रेशर शुरुआत क्रिएट करता है में वो। प्रेशर क्रिएट करता है, नर्व्स को इन्वॉल्व कर लेता है ना, तब वो पेन होता है। अदरवाइज जो है पेन शुरुआत में नहीं ज्यादातर होता। कैंसर्स में नहीं होता। और आफ्टर ट्रीटमेंट मतलब जैसा देखा गया है कि आफ्टर ट्रीटमेंट जब उनकी लास्ट टाइम आता है तो उस टाइम पे पेन बड़ा अनबीरेबल हो जाता है। तो इसके बारे में क्या क्या उसको हम लोग ट्रीट भी कर पाते हैं या कैसे? हाँ, मतलब अब तो जो पेन मैनेजमेंट के लिए काफ़ी चीज़ें हो गई हैं, पैचेस आने लगे हैं ऐसे ओके। चीज़ों के जो कि उनको रिलीफ दे देते हैं, वो लगा सकते हैं। और कभी-कभी ब्लॉक्स दे दिए जाते हैं इंजेक्शन से, जिस एरिया का पेन है वहाँ का ब्लॉक दे दिया गया उसको, ओके। एनेस्थेटिस्ट देते हैं। ओके। तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन गोलियों से, इंजेक्शन से, तो बहुत तरीके हैं जिससे कि दर्द को रोक लिया जाता है। हमारे यहाँ ऐसे बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते, ओके। समहाउ वो जो ट्रीटमेंट है उस पे मैनेज हो जाता है। ओके। राइट मैम। अच्छा मैम, ये टेस्ट मतलब जितना आपसे भी डिस्कशन हुआ उस हिसाब से एफएनएसी हो गया, बायोप्सी हो गया, मतलब टेस्टिंग के बाद ही हमें ये पता पड़ता है, राइट? तो क्या क्या मेथड्स हैं हमारे पास स्क्रीनिंग के लिए कि हमें आइडेंटिफाई हो पाए कि ये हमारे यहाँ मतलब किसी को कैंसर है? देखिए, नॉर्मली तो महिलाओं को अपना हर महीने ब्रेस्ट एग्जामिनेशन खुद करना चाहिए, है ओके। ना? तो उससे ये पता चल जाता है, और सभी को, महिलाओं को ही क्यों, सभी को जब आप नहाते हैं तो अपने शरीर को एक बार आपको देखना चाहिए कि कहीं कोई चेंजेस तो नहीं है। राइट। जब आप साबुन लगाते हैं तो अपने हर बॉडी पार्ट को एग्जामिन कीजिए, देखिए कि कोई किसी तरीके का कोई परिवर्तन तो नहीं आ रहा। तो वो आपको थोड़ा कॉन्शियसली आप अपने आप को देखते रहिए, अपनी बॉडी को। और मेरे को मतलब कोई भी चेंजेस हैं ये जो मैंने आपको बताए, वो उसके प्रति आप थोड़ा सचेत रहिए जी। कि अगर वो हो रहे हैं तो आप तुरंत बताएं। और जो पुरुष हैं उनको कुछ कुछ ऐसे मार्कर्स हैं जो कैंसर के होते हैं, है जी। ना, ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है। तो जैसे महिलाओं में ओवेरियन कैंसर है, वो CA-125 से पता चल जाता है। जी। जो आंतों का कैंसर है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, वो CEA से पता चल जाता है। CEA। हाँ, ओके। CA 19.9 होता है पैनक्रियाज के लिए। तो ओके। अलग अलग PSA होता है प्रोस्टेट के लिए। तो 40 साल के बाद मुझे लगता है पुरुषों को एक PSA करा ही लेना चाहिए अपना, जी। जिससे कि ये पता चले कि कभी वो बढ़ तो नहीं रहा। एक अल्ट्रासाउंड मुझे लगता है जी। कि एनुअली सबको करा लेना चाहिए, है ना? अच्छा। जी। करीब 40 साल के बाद मुझे लगता है हर एक को एक अल्ट्रासाउंड करा ही लेना कराना चाहिए। चाहिए। और बाकी जैसे पेप्समियर है, वो एक टेस्ट है, बच्चेदानी के मुंह से आप ले लेते हैं सेल, जी। वो टेस्ट कराना चाहिए कायदे से। तो ये टेस्ट थोड़े और अर्ली स्टेज में होने चाहिए, ओके। है ना? बाहर तो करवाते ही बिफोर हैं 35। 35 बिफोर, हाँ ओके। हाँ। तो लेकिन यहाँ पे लोग उतना नहीं करवाते। तो मैं कहती हूँ एटलीस्ट आप ये तो है कि 40 के आसपास करवा लीजिए अगर आप फिट हैं तो। अगर कोई सिम्टम हो रही है, अगर आपको डिस्चार्ज हो रहा है, आपको ब्लीडिंग हो रही है एबनॉर्मल, तो आप वो टेस्ट को तुरंत करवा लें। ओके। कोई भी निर्णय अगर आप लेते हैं, जैसे हमारे पास बहुत सारी महिलाएं आती हैं, वो अपना बच्चेदानी निकलवा देती हैं, ऑपरेशन करवा के आती हैं, और उनको ये पता ही नहीं होता कि उसमें कैंसर था। ओके। हाँ, वो बच्चेदानी निकलवा ली, वो थोड़ा-सा पैसे बचाने को डॉक्टर उन्हें सलाह भी देते हैं कि आप जो है जी। इसको टेस्ट करवा लेते हैं, तो वो 2-3 हज़ार रुपए बचाने को लोग मना कर देते मना हैं। कर देते हैं। तो वो कैंसर कुछ महीनों बाद फिर या कुछ सालों बाद जी। वो आ जाता है वापस। तो हम्म। कैंसर में ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सर्जरी जो हो रही है वो कंप्लीट हो।
ओके। हाँ, मतलब एक तरीके से आप ऐसे समझिए कि जैसे पेड़ है, अगर आप उसको काट देंगे ज़मीन के पास से, जी। वो आपको नज़र नहीं आएगा, पर उसकी जड़ें पूरी होंगी। जड़ें पूरी होंगी। अब वो कहीं न कहीं फूटेगा ही फूटेगा, या तो उसी स्थान पे या हो सकता है कि कहीं दूसरी आस-पास जगह कहीं फूटा और, है। हाँ। तो ऐसे ही कैंसर है, जब तक उसको आप पूरी तरीके से उसका ऑपरेशन कंप्लीट नहीं करते, अंदर गिल्टियाँ बन जाती हैं, ओके। तो जब तक उनको क्लियर नहीं करते, सारे लिम्फ नोड्स को नहीं निकालते, तब तक वो सर्जरी कंप्लीट नहीं मानी जाती। तो ऑपरेशन में ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो कंप्लीट ऑपरेशन हो। और अगर ऑपरेशन अगर आपने ऐसे करवा लिया, कभी-कभी होता है कि किसी जाँच से, किसी चीज़ से नहीं समझ आया, डॉक्टर ने ऑपरेट किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जाँच को जाना है और आप मना कर देते हैं, तो वो ना करें, करवाएँ। और अगर डॉक्टर नहीं भी सलाह दे रहे, तो भी आप अगर कोई भी आप निकलवा रहे हैं कोई भी पार्ट ऐसे, जी। तो आप उनको रिक्वेस्ट करके कि डॉक्टर साहब हमें दिक्कत नहीं है 2-3 हज़ार रुपए की, आप इसको जाँच को भेज दीजिए। मतलब उसको आप अल्टीमेटली किसी भी सर्जरी का आपने हाँ, कोई ऑर्गन निकलवाया। जैसे गॉल ब्लैडर के कई केसेस आते हैं हमारे पास, गॉल ब्लैडर निकाला और जाँच नहीं करवाई और फिर वो पूरा स्प्रेड हो गया। तो बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुःख होता है ऐसे पेशेंट्स को देख के। तो पेशेंट्स को जागरूक होना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा कि डॉक्टर साहब जब आप ऑपरेशन कर रहे हैं, हमें इससे मतलब नहीं कि उसमें आपने कहा कैंसर है, नहीं है। आप उसको जाँच को भेज दो। जाँच से मीन मतलब कि बायोप्सी करवानी चाहिए। हिस्टोपैथोलॉजी होती है। हिस्टोपैथोलॉजी। हाँ, वो जो पार्ट निकालते हैं उसको पूरा जाँच को भेजते हैं पैथोलॉजिस्ट के पास जी। और उसकी पूरी जाँच होके आती है। तो बायोप्सी से ही स्टेजिंग का भी पता पड़ जाता है कि किस स्टेज पर है, क्या है? नहीं, बायोप्सी हम लोग करते हैं, उसमें से एक पीस लेते हैं जी, छोटा-सा, जी। है ना? उससे हम ये निर्धारित करते हैं कि ये कौन-सी टाइप का कैंसर है। उससे स्टेज का पता नहीं चलता। स्टेज के पता करने को हमको दूसरी जाँचें हैं, जैसे आजकल पेट स्कैन एक जाँच है, जिसमें हम पूरी बॉडी का स्कैन करते हैं और उससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ-यहाँ कैंसर पहुँच स्प्रेड हो गया। गया। तो वो करवा सकते हैं और कुछ-कुछ जाँचें होती हैं, वो डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं क्या ज़रूरी है पेशेंट के लिए, वो करवाई जा सकती हैं। पर अगर ऑपरेशन के बाद की स्टेजिंग अगर हम कहें, तो वो स्टेजिंग जो पार्ट निकलता है, जो भी ऑपरेशन में आप निकालते हैं, उस सभी को भेजा जाता है जाँच को पैथोलॉजिस्ट के पास। जी। वो पैथोलॉजिस्ट उसकी जाँच करके डिसाइड करते हैं कौन-सी स्टेज है। राइट। तो फिर वो ऑपरेशन के बाद असेसमेंट हो पाता है कि कौन-सी स्टेज है। अच्छा मैम, अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया पैट स्कैन। तो पैट स्कैन तो एक ऐसा टेस्ट है जिसमें रेडिएशन दिया जाता है। जी। तो अच्छा, रेडिएशन कैंसर का भी कारण माना जाता है। तो ये किस हद तक सेफ है और अगर हमें कराना चाहिए तो किस फ्रीक्वेंसी पे कराना नहीं, चाहिए? देखिए आम लोगों के लिए टेस्ट नहीं होता और नहीं कराना चाहिए। जी। कोई भी ऐसे टेस्ट सीटी स्कैन, एक्स-रे फ्रीक्वेंटली नहीं कराने चाहिए। ओके। तो इनके लिए जब आपको कोई समस्या है, आपका डॉक्टर आपको बोलता है, तभी आपको कराने चाहिए। आपकी अपनी विल पे आप नहीं करा सकते। अल्ट्रासाउंड सेफ है, आप वो करा सकते हैं ओके। जाके। बाकी टेस्ट आप अपनी मर्ज़ी से ना कराएँ सेफ रहने को। वो जब आपको कोई समस्या होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको बोलते हैं, सिर्फ़ तभी कराएँ। मतलब जैसे एक्स-रे, सीटी, एमआरआई और पैट स्कैन, हाँ, ये सब ये इस कैटेगरी में है जो हमारे रेडिएशन वाली कैटेगरी में बिल्कुल, आते हैं। बिल्कुल। तो ये आपको जब दिक्कत है डॉक्टर बोलें तभी आप कराइए। ऐसे पेट जब ज़रूरत होगा उनको तभी वो बोलेंगे तभी आप कराइए। अच्छा, जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उन्हें तो पैट कराना होता है, तो क्या फ्रीक्वेंसी रिकमेंडेड है पैट कराने के लिए? नहीं, ऐसे आप एक फिक्स वो नहीं बोल सकते कि कभी-कभी थोड़ा लेकर आना पड़ जाता है पेशेंट के ट्रीटमेंट को असेस करने को, है ना? कभी-कभी जब पेशेंट नॉर्मल है तो आप 1 साल बाद भी करा सकते हैं। तो ये नहीं कह सकते अभी कि कोई ऐसी राय सीधे नहीं दी जा सकती। ओके। क्योंकि पेशेंट उस चीज़ को समझ लेंगे कि हाँ भई उन्होंने कहा 1 साल बाद। तो जिसको 3 महीने बाद है वो भी डॉक्टर से कहेगा कि उन्होंने तो बोला था कि हाँ। तो इसलिए वो निर्णय हम डॉक्टर्स पे छोड़ दें जो उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो वो सही रहेगा। वो लोग डिसाइड करते हैं कि पेट स्कैन कब-कब होना है, कितनी फ्रीक्वेंसी पे इस पेशेंट। अच्छा, पैट स्कैन के बाद के क्या प्रिवेंशन लेनी चाहिए? क्या मतलब, जैसा मैंने सुना कि जैसे जिसने पैट स्कैन कराया
उसके पार्टनर को भी उससे दूर रहना चाहिए, कुछ ऐसा भी कुछ है नहीं, क्या? वो लोग अपने आप ही उतना टाइम उनको बता देते हैं जब जी। करवाते हैं कुछ जी। समय के लिए, हम्म। तो वहीं पे वो उनको सलाह दे देते हैं कि कितना समय आपको उनसे दूर रहना है, ओके। तो उसको आप फॉलो कर लीजिए। अच्छा। हाँ, कोई बहुत लंबा समय नहीं वो लोग देते उसके लिए कि ओके आप ओके। डरे कि हमें हम्म। एक आध हफ्ते महीने दूर रहना है, ऐसा हम्म। नहीं है। अच्छा। अच्छा, एक अभी मैं आगे क्वेश्चन करूं इससे पहले मैं एक चीज जानना चाह रहा था, इज कैंसर ए डिसीज विच कैन बी स्प्रेड बाय टच और समथिंग एल्स? नहीं नहीं, अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली क्या है, मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट अंडरस्टैंड, और ख़ास तौर पे हमारे जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं, वो लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि कैंसर छुआछूत की बीमारी नहीं है। ओके। हमने देखा है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बच्चों को इनके साथ खेलने दें कि नहीं। जैसे दादा दादी को कैंसर हो गया, तो वो लोग बच्चों को मना कर देते हैं कि उनके पास मत जाओ। ऐसा नहीं है उस टाइम, बल्कि उनको ज़्यादा सपोर्ट चाहिए आपका, राइट। है ना? तो आप ऐसा ना सोचें कि वो बीमारी आपको छूने से या किसी भी तरीके से आपको स्प्रेड होगी, ऐसा नहीं होता। आप उनके साथ खा सकते हैं, आप उनके साथ बैठ सकते हैं, आप उनके साथ समय बिता सकते हैं, और उससे कैंसर नहीं फैलता। नहीं फैलता। अगर हम देखें इंडियन एनवायरनमेंट के हिसाब से, तो अभी सबसे ज्यादा किस एज फैक्टर के लोगों को कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है? देखिए, ऐसे तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें भी चेंजेस आ रहे हैं। पहले ओके। ऐसा होता था कि हमारे पास जो ये मुंह के कैंसर के पेशेंट्स आते थे, वो सारे बड़ी एज के होते थे। जी। अब हम देख रहे हैं बहुत यंग पेशेंट आते हैं, अब 20s में पेशेंट आ रहे हैं हमारे पास। 20s में? हाँ, और ब्रेस्ट कैंसर वाली पेशेंट भी कुछ-कुछ आ रही है। तो अभी क्या है, थोड़ा वो चेंज हो रहा है इसका, जो पहले से एक तरीका था, या जो हम कहें क्या उसको बोलेंगे, पैटर्न। कि पैटर्न था, वो अभी चेंज हो रहा है। तो लेकिन ज़्यादातर जो कैंसर होते हैं वो 50 इयर्स के बाद ही मोस्टली लोगों को होते हैं। होते हैं, राइट। अच्छा मैम, अभी हम लोगों ने कैंसर का डिस्कशन अच्छा खासा किया, अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट। तो कैंसर का इलाज के मतलब किस तरीके से होता है, क्या क्या प्रोसीजर्स क्या क्या हैं हमारे पास? और अगर हम देखें तो पिछले टाइम से, पिछले कुछ सालों से लेकर के और अब किस एडवांसमेंट की तरफ हम लोग बढ़े हैं? देखिए, कैंसर का जो मेन ट्रीटमेंट है वो 3 तरीके से होता है, दवाइयों के द्वारा, जी। ऑपरेशन के द्वारा और रेडिएशन के द्वारा। ओके। तो दवाइयों में कई कैटेगरीज हैं, जैसे कीमोथेरेपी भी हैं, इम्यूनोथेरेपीज भी आ गई हैं, टारगेटेड थेरेपीज भी आ गई हैं, और अब वो काफ़ी अच्छा, उससे लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है। कुछ कुछ डिजीज़ में बहुत ही अच्छा जो है, उनको वो जब टारगेटेड थेरेपीज देते हैं तो उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। ओके। तो वो अब एडवांसमेंट हो ही रहा है समय के साथ, कि हमें इन सब चीज़ों से पेशेंट को इजी हो जा रहा है, और लाइफ टाइम जो उसको मिलता है वो काफ़ी अच्छा भी मिलने लग गया है लोगों को। ओके। तो लेकिन मेनली अगर हम कहें ट्रीटमेंट, तो वो दवाइयाँ, चाहे वो इंजेक्शन के रूप में हो, खाने वाली दवाइयाँ हो, उसमें हार्मोन थेरेपीज भी हो सकती हैं, वो हो, कीमोथेरेपीज हो, तो दवाइयों के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा और रेडिएशन के द्वारा, ओके। ये 3 तरीके से ही कैंसर का इलाज होता है। ओके। अच्छा मैम, यूजुअली अगर देखा जाए कैंसर का वर्ड सुनते ही दो, अभी आपने जैसे टारगेटेड थेरेपी या हार्मोन थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी की बात करी, ये अधिकतर लोग नहीं जानते। अधिकतर लोग जैसे ही कैंसर वर्ड आता है तो दो थेरेपीज पे बात करते हैं, या तो कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी। और कीमोथेरेपी सुनते ही हर आदमी सबसे पहले ये बोलता है, अरे ये तो बड़ी खतरनाक है, इससे तो बाल चले जाते हैं, इससे तो आदमी की खाल जल जाती है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि कीमोथेरेपी वाकई में इतनी खतरनाक है कि वो पेशेंट को बिल्कुल परेशान कर देती है, या उसमें भी कुछ और अच्छे ऑप्शंस हैं?
नहीं, कीमोथेरेपी में ऑप्शंस है, पर कीमो देखिए है तो कीमोथेरेपी, है ना? तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो होते ही होते हैं, जी। है ना आपको? पर ये है कि मतलब अगर आप पॉज़िटिव हैं, आपका परिवार आपको थोड़ा सपोर्ट दे रहा है, थोड़ी काउंसलिंग से, उस मुश्किल समय से पेशेंट उसके थ्रू चला जाता ओके। है ना? उसको आसानी से बियर कर लेता है। हुँ, तो हमें उसका कोई उपाय नहीं है, कीमो देनी है तो देनी पड़ेगी, पड़ेगी। है ना? हुँ, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। हुँ, लेकिन ये है कि बस उनको आपको हैंडल करना परिवार के साथ, और कुछ तरीकों से आप उनको हैंडल कर सकते हैं आसानी से। हुँ, और जब न्यूट्रिशन अच्छा होता है, नरिशमेंट अच्छा होता है, तो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते नहीं लोगों होते। को। पेशेंट पॉज़िटिव होता है, हुँ। तब वो फिर उसके थ्रू आसानी से चला जाता है। यूजुअली मैम क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? वॉमिटिंग होती हैं, मतलब ऐसा होता है, इम्यूनिटी लो हो जाती है जी। पेशेंट की ना हुँ, ड्यूरिंग कीमोथेरेपी। तो इम्यूनिटी लो होने से वो रिस्क पे होता है किसी भी इन्फेक्शन की। ओके। तो कहीं भी किसी भी तरीके से उसको हुँ, इन्फेक्शन खाने-पीने से उससे हो गया, हुँ, तो बहुत जल्दी लूज़ मोशंस हो जाते हैं, हुँ, वॉमिटिंग्स हो जाती हैं उसके टॉक्सिसिटी की वजह से, ओके, बाल झड़ी जाते हैं, टेस्ट चला जाता है कई बार ओके। लोगों का, हुँ, हाँ, ऑल्टर हो जाता है टेस्ट, है ना? हुँ, उनको ऐसे लगता है साबुन जैसा, ओके। है ना? टेस्ट नहीं आता। तो साइड इफ़ेक्ट्स तो हैं बहुत सारे, कभी-कभी फ़ीवर हो जाता है पेशेंट्स को, है ना? हुँ, उनकी काउंट्स कम हो जाती हैं हुँ, उसकी वजह से। तो वीकनेस हो जाती है। साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे कई हैं, पर ये मतलब नहीं है कि हर पेशेंट को ये सब होगा, ओके। है ना? कुछ पेशेंट्स को होते हैं, कुछ को बिल्कुल कुछ भी बिल्कुल नहीं नहीं होता। होता, तो उससे घबराएँ ना। हुँ, और कभी कुछ होगा भी अगर, तो उनको मैनेज कर लिया जाता है, इतना मुश्किल नहीं होती। हुँ, समय पे अगर आप उन पे भी ध्यान दें, हुँ, आपको वॉमिटिंग हुई और आपने तुरंत उसका इलाज ले लिया, हुँ, तो आपको आराम आ जाएगा, फिर आपको ओके। उतनी वीकनेस नहीं होगी। मतलब उसका साइड इफ़ेक्ट्स को रिड्यूस करने के प्रोविज़न्स हैं अवेलेबल? हाँ, मतलब अगर वॉमिटिंग है तो उसका ट्रीटमेंट भी दिया जा सकता है, हुँ, लूज़ मोशंस है उसका दिया जा उसका सकता दिया है, काउंट्स कम होती हैं, बड़े अच्छे इंजेक्शंस हैं जो आप कीमो के बाद ही लगा देते हैं, हुँ। जिससे कि पेशेंट के काउंट जो हैं वो कम ना हो। तो अभी टीएलसी काउंट्स या प्लेटलेट हाँ, काउंट? मतलब सभी कुछ डाउन हो जाता है। असल ओके। में क्या होता है ना, जहाँ कीमो खराब सेल्स पे काम करती है, वहीं अच्छों पे भी करती ओहो! है ना? हुँ, वो तो उससे कई बार बाल भी झड़ जाते हैं, हुँ, कई बार ये जो आपका ब्लड है, जो वो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, टीएलसी, डब्ल्यूबीसी काउंट कम हो जाएगा, हुँ, प्लेटलेट्स भी डाउन हो, आपकी बोन मैरो जो है, वो भी थोड़ा काम करना कम कर देती है। ओके। तो ब्लड अपने आप ही थोड़ा कम काम करने लगती है, तो ब्लड बनता ही कम हुँ, हुँ, है ना? प्लस पेशेंट का नरिशमेंट भी उतना नहीं होता, न्यूट्रिशन भी उसका बढ़िया नहीं होता। हुँ, तो कुल मिला के वो खून की कमी हो जाती है, हुँ, और भी जैसे आपने कहा कि जो टीएलसी है, प्लेटलेट है, वो भी कम हो वो जाती भी है। कम हो जाते हैं। तो इस चीज़ को क्या हम अपनी किसी डाइट से या किसी तरीके से कुछ सपोर्ट दे सकते हैं? मेरे को ऐसे लगता है कि मैंने ऐसे देखा है कि जो लोग अच्छे से डाइट ले रहे हैं, घर के लोग उनका ध्यान रख रहे हैं खाने-पीने का, हुँ, उन लोग को जिनको उतनी वीकनेस नहीं होती, उन हुँ, लोग को ये साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं होते। नहीं होते। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि कैंसर क्या है, क्या ट्रीटमेंट है। हम अपनी लाइफ़स्टाइल से या जो हमारी खाने की जो मेथड्स हैं, उससे हम किसी तरीके से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? प्रिवेंट करना या हम ये कहें कि कुछ इसकी पॉसिबिलिटीज़ को कम कर सकते हैं? मतलब यही है कि खाना जो है वो कम से कम केमिकल्स या प्रिजर्वेटिव्स वाला हो, जिसमें ऐसे ना हुँ, फ्रेश फूड हो, हुँ, फास्ट फूड अच्छा नहीं होता, वो ना लें। हुँ, और जो भी फूड है जितना भी हो सकता है फ्रेश कंज्यूम करें हम लोग, हुँ, है ना? तो वज़न अपना ना बढ़ने दें, उसको कंट्रोल में रखें। जी, एक्सरसाइज़ेज़ रेगुलरली मतलब करें। आइडियली ये है कि हफ़्ते में करीब 5 दिन
जी। ऑन एन एवरेज 45 टू 1 मिनट्स टू 60 मिनट्स हर एडल्ट को फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। ओके। फिजिकल एक्टिविटी ऐसे नहीं कि हल्का चल लिए कर लिए, मतलब ब्रिस्क एक्टिविटी। अच्छा। तो 45 मिनट्स टू 1 आवर की एक्सरसाइज आपको हफ्ते में 5 दिन करनी चाहिए। कुछ भी आप करें, योगा कर सकते हैं और मेडिटेशन कर सकते हैं। खान पान आपका जो है वो फ्रेश, फुल ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और ये सब होना चाहिए। फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए, बस यही है। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि विटामिन सी अगर हम ज़्यादा मात्रा में यूज़ करें तो वो एंटी कैंसरस हो जाता है, कैंसर को भी रिकवर कर सकता है। तो ऐसा कोई मतलब ऐसी रिसर्च हम लोग के उसमें तो नहीं है, जी। पर विटामिन सी ऐसे अच्छा है ओके। ना? तो विटामिन सी को लेने में कोई हर्जा नहीं है। अगर आप नींबू लेते हैं तो वो अच्छा ही है हर तरीके से आपके लिए। और मुझे लगता है नेचुरल सोर्सेस से लेना बेटर है। ओके। आप बजाय विटामिन सी की गोली खाएं, जब तक कि कोई बहुत ऐसी डेफिशिएंसी नहीं है तब तक ज़रूरी नहीं है कि आप गोलियां खाएं। आप बहुत सारी चीज़ों में विटामिन सी होता है, तो वो चीज़ें आप लें। नींबू हैं, संतरे हैं, मौसमी है, ये सब आप लें तो आपको विटामिन सी ऐसे ही आपको चला जाएगा आपकी बॉडी क्या में। कभी हमने ऐसा फील किया है कि विटामिन सी की एक्सेसिवनेस से कुछ ज़्यादा हो गया विटामिन सी, तो उसका कुछ साइड इफेक्ट होगा या विटामिन सी कुछ साइड इफेक्ट करेगा ही नहीं? नहीं, विटामिन सी वैसे तो वाटर सॉल्यूबल होता है, तो जी। आपकी बॉडी उतना ही उसको लेगी जितना ज़रूरत है, बाकी निकल जाएगा। ओके। पर मुझे लगता है कि जब तक कि आप उसको रेगुलरली बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं ले रहे, तब तक एक्सेस में बॉडी होने का सवाल नहीं होता। सवाल नहीं होता है। अच्छा, हम एक्सरसाइज के बारे में अगर बात करें तो जैसे योगा में हम बात करते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे ऑक्सीजन का इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैंसर के केसेस में। तो अनुलोम विलोम या ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जिसको हम रिकमेंड कर सकते हैं कि हाँ ये एक्सरसाइज करनी चाहिए? मुझे लगता है, देखिए मैं उसके लिए अथॉरिटी नहीं हूँ, जी। पर मुझे लगता है कि जो भी एक्सरसाइज पेशेंट सहजता से कर सकता है, अच्छा। उसको मुश्किल ना हो करना। माना कि उसको हड्डियों में बीमारी फैली हुई है, पेन है, और आप उसको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बोल दें तो उसके लिए ज़्यादा पेन बढ़ जाए, वो सब ना करके जिस पेशेंट की हम मतलब जनरलाइज नहीं कर सकते कैंसर पेशेंट को ना, किसी की स्थिति बहुत अच्छी होगी, किसी की बहुत खराब होगी, तो हम एक जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। जिसकी स्थिति जैसी है, जो बेड रिडन है वो बेड पे बैठ के जो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं, हाथों को हिला लिया, ब्रीदिंग की एक्सरसाइज कर ली, वो करनी चाहिए। जो चल सकते हैं वो वॉक कर सकते हैं, है ना? तो हर इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग वो एक्सरसाइज अपने लिए पूछ सकते हैं। और इसमें मुझे लगता है योगा बेटर होगा, क्योंकि योगा जो है वो आप किसी इंस्ट्रक्टर से पूछ के जी। और वो एक्सरसाइजेज आप पूछ सकते हैं जो आपको बता देंगे कि आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या आपके लिए आसान है और आप क्या कर सकते हैं। राइट। अच्छा, अब मैं कुछ ऐसे प्रश्न करूंगा जो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग समझते हैं। यूजुअली आदमी ये सोचता है कैंसर होने का मतलब है मौत। तो क्या सारे कैंसर्स में ऐसा होता है या कुछ स्टेज वाइज इसमें डिफरेंस आता है? तो क्या मान सकते हैं हम इसके बारे में? नहीं, ऐसा है बिल्कुल, दोनों ही चीज़ें ठीक आपने बोली कि स्टेज से भी फ़र्क पड़ता है। अगर अर्ली स्टेज में पता चल जाता है तो बहुत सारे कैंसर्स जो होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। कंप्लीटली क्योर हो हाँ, जाते हैं? कंप्लीटली क्योर हो जाते हैं। ओके। और कभी-कभी टाइप से भी फ़र्क पड़ता है। ओके। कुछ कैंसर्स बहुत एग्रेसिव होते हैं, तो वो अगर अर्ली स्टेज में भी पता चलते हैं तो जो एग्रेसिव कैंसर होते हैं वो नहीं ठीक हो पाते, बीमारी छूट जाती है, वापस आ जाती है। और कई बार ये ऐसे भी होता है कि बीमारी रेजिस्टेंट हो जाती है, उसको कोई भी ट्रीटमेंट जो है ना वो उसको कम नहीं कर पाता। ओके। ऐसा भी देखा है हमने कि ना तो कीमोथेरेपी का कोई प्रभाव है, ना रेडिएशन का कोई प्रभाव है। तो अर्ली स्टेज में भी अगर पता चला और डिजीज रेजिस्टेंट है तो वो पेशेंट ठीक नहीं हो पाता। लेकिन जनरली अर्ली स्टेज में जो भी बीमारियां पता चलती हैं
वो ठीक होने की बहुत अच्छी संभावना होती है ओके, और वो लोग पूर्णतः सही हो जाते हैं और अपनी लाइफ नॉर्मल बिता पाते हैं। बता पाते हैं, राइट। अच्छा, एक कॉन्फ्लिक्ट वाला प्रश्न है मेरे पास में। आप जैसे एलोपैथिक है, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी देसी दवाएं बड़ा काम करती हैं, जड़ी बूटियां कैंसर में काम कर जाती हैं, उससे लोग वक्त ठीक हो जाते हैं। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है कि क्या इफेक्ट है देसी जड़ी बूटियों का और इनसे? देखिए, मैं आयुर्वेद के अगेंस्ट में नहीं हूँ और कोई ऐसा व्यक्ति है जो विद प्रूफ ये प्रूव कर सकता है जी। कि उसकी दवाई से लाभ हुआ है। एक्चुअली क्या होता है, ज़्यादातर लोग क्या कर रहे होते हैं कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, साथ में आयुर्वेदिक चला रहे होते हैं और एलोपैथिक ट्रीटमेंट का श्रेय कई बार आयुर्वेदिक को दे देते हैं और साइड इफ़ेक्ट्स का सारा जो कमी है वो डेबिट है। सब, हाँ, वो सब जो दोष है वो एलोपैथिक दवाओं को मढ़ दिया जाता है। ऐसा नहीं है। अब जैसे हल्दी का रोल है, जी। तो पता चल गया है। तो देखिए हल्दी की दवाइयाँ बन रही है ना, बन रही है। curcumin, है ना? तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए लोग अगेंस्ट में हैं, पर विद प्रूफ कोई प्रूफ कर पाए। मतलब आई एम येट टू सी अ केस जहाँ की उसको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से रिलीफ हुआ हो। हमारे पास अभी तक जो भी पेशेंट आते हैं वो ऐसे आते हैं कि जिनकी बीमारी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बाद बढ़ गई है। बढ़ गई है। तो मैंने अभी तक कोई केस ऐसा नहीं देखा। अगर कोई प्रूफ के साथ ये चीजें करे तो मुझे नहीं लगता हमें अपनाने में कोई दिक्कत नहीं है। राइट। अच्छा, एक और ये मिथ है या ट्रुथ है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मोबाइल का रेडिएशन है या खाना किचन में हम लोग जो माइक्रोवेव रखते हैं उसका रेडिएशन है, ये कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि दो तरीके की रेडिएशन होती है, आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, है ना? तो ये सब जो है वो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन की कैटेगरी में आती हैं जी। और ये सेल का जो डीएनए है उसको चेंज नहीं करता। तो इसलिए कोई स्टडी ऐसी नहीं है, कोई ऐसी रिसर्च नहीं है जिसका रिजल्ट हमें ये क्लियर कट बताता हो कि हाँ माइक्रोवेव यूज करने से या मोबाइल फोन यूज करने से कैंसर जो है बढ़ जाता है। लेकिन कोई भी रिसर्च कंप्लीट नहीं जी। अभी बहुत सारे लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं एंड यू नेवर नो कि कब कोई चीज़ पॉजिटिव निकल आए इसको लेके। जी। तो मैं ये मानती हूँ कि हमारे यहाँ कहते हैं ना कि अति सर्वत्र वर्जते, जी। तो ऐसे ही है ये। तो जहाँ भी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप मोबाइल को लिमिटेड यूज करें, सोते वक्त अपने से दूर रखें, है ना, जितना हो सके उसको अपनी बॉडी से दूर रखें। तो अपने आप ही आप उसमें ये पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसको यूज जो है कम करें। तो बैलेंस बना के रखना बहुत जरूरी है हर चीज में, चाहे आपकी लाइफ का स्ट्रेस है या आपके खान पान का जो तरीका है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी है। तो मैं जानती हूँ कि जो बैलेंस है वो बना के रखना हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहीं भी अपना बैलेंस बना के रखते हो, चीज़ों में संतुलन है, वहाँ गड़बड़ नहीं होगी। तो दोस्तों, आज हमारे साथ डॉक्टर भावना शर्मा थी हमारे शो डॉक्टर्स टॉक पर। आपसे बहुत अच्छी बातें हुई, बहुत सारी चीज़ें हमने जानी और समझी। कंक्लूज़न ये है कि हम लोगों को अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखना चाहिए, हम लोगों को डाइट अच्छी रखनी चाहिए। साथ ही अगर कभी भी कोई भी अगर हमको हमारी बॉडी में चेंजेस नज़र आते हैं, आइदर कोई गांठ हो या कोई भी लाइफस्टाइल चेंजेस नज़र आ रहे हैं, तो हमको उनको डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराना चाहिए, जिससे हमें हमारी बीमारी का अर्ली स्टेज पे पता पड़ जाए। बिकॉज अर्ली स्टेज अगर है तो प्रिवेंशन हो सकता है। अदरवाइज बहुत ये जो सब्जेक्ट है कैंसर, ये बहुत रिस्क वाला है। तो इसी के साथ मैं अपने शो को विराम देता हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू राजीव। थैंक्स। हाँ।